लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। थोड़ा सा इसको समराइज कर लीजिए जल्दी में। पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था, दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में क्या डिफरेंस है? सेल साइकिल और सेल डिवीजन में क्या अंतर होता है बताओ जी। लास्ट टाइम पढ़ाया था, मैंने समझाया था अच्छे से, क्या डिफरेंस है? सेल डिवीजन के पूरी प्रक्रिया को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल एक बड़ा टर्म है, इसके अंदर में सेल डिवीजन आता है। सेल साइकिल एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसके अंदर में क्या आएगा? सेल डिवीजन आएगा। समझ में आया? सेल डिवीजन क्या होता है? वास्तविक कोश का विभाजन। और सेल साइकिल क्या है? इसके अलावा जो तैयारी की जाती है कोश का विभाजन के पहले, दोनों को मिला के बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। अब मैंने बोला था कि सेल साइकिल में कितनी स्टेज आती हैं, तो बताया था इस तरीके का डायग्राम बना हुआ था। ये यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है? M फेज, और इसके बाद G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। G1 S G2 फेज, ये G1 और S G2 इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक इंटरफेस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। और ये M फेज है। वास्तविक सेल डिवीजन कौन सा है? ये वाला, यही है वास्तविक सेल डिवीजन, ठीक है। इंटरफेस और M फेज को मिला के सेल साइकिल बोलेंगे। सेल साइकिल में कितनी चीजें आती हैं? यहाँ से यहाँ तक इंटरफेस प्लस M फेज, दोनों को मिला के सेल साइकिल। क्या क्या होता है इसमें? क्या क्या होता है जीवन में? क्या होता है बताइए। ग्रोथ किसमें होगा? जीवन में होगा, S में होगा, G2 में होगा? जीवन और G2 तीनों में ग्रोथ होती है। ग्रोथ एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तीनों में साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ता रहता है। साइटोप्लाज्म की ग्रोथ तीनों में होती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल जीवन में है, कुछ S में है, कुछ G2 में है। इसके अलग अलग साइटोप्लाज्म का मतलब समझ रहे हैं? जैसे अगर ये सेल है, इसको डिवाइड होना है तो क्या होगा इसमें? सबसे पहले इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब डबल होनी पड़ेगी। सारी चीजों को डबल करना पड़ेगा, तभी तो दो पार्ट में सेल टूटेगी। इक्वल पार्ट में इसमें इससे दो सेल बनानी है, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। इसके अंदर जितना डीएनए है वो डबल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सब कुछ क्या होगा? डबल, तभी तो यहाँ दोनों जगह इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ साइटोप्लाज्म की जो ग्रोथ होती है, पहले ये साइज सेल क्या करेगी? साइज में इंक्रीज करेगी, धीरे धीरे सेल का साइज बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तभी इक्वल अमाउंट में साइटोप्लाज्म पहुंचेगा। अगर डबल नहीं होगा तो सोचिए सेल जब टूटेगा तो छोटा छोटा बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल का साइज छोटा हो जाएगा, इसलिए सेल में सब कुछ डबल करना पड़ता है। जीवन में क्या होता है बताइए। जीवन में जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं सबके सब क्या हो जाते हैं? डबल, डुप्लीकेट। कौन सा सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट नहीं होता है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन यहाँ होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या चीज बनती है? बहुत सारी प्रोटीन बनती है, आदि प्रोटीन बोलते हैं। किस काम आती है वो? एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसके लिए एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। वो प्रोटीन कहाँ बनेगा? जीवन में बनेगा। एस फेज में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक फेज बोलते हैं। डीएनए की सिंथेसिस होती है, नया डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है। और क्या होता है इस फेज में? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। क्या होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। G2 फेज में क्या होता है? हाँ, इसके और भी नाम मैंने बता दिया था आपको। G2 फेज में बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन होगा यहाँ पर। और क्या होगा? कुछ प्रोटीन बनेगा, उन प्रोटीन को क्या बोलेंगे? लेट प्रोटीन। कौन सी वाली प्रोटीन बनती है? जो M फेज में जरूरत है जिस प्रोटीन की, जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन से क्या बनता है? स्पिंडल फाइबर, जिसकी जरूरत पड़ती है दो फेज में। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने बता दिया था। सेल साइकिल में जितना टाइम लगता है वो इंटरफेज है। इंटरफेज में ये इंटरफेज में 95% टाइमिंग कहाँ लगता है? मेरे इंटरफेज में
24 घंटे में अगर एक सेल डिवाइड हो रही है तो 23 घंटा के लिए यहाँ लगेगा और 1 घंटा कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। समझ में आया? ह्यूमन में 24 घंटे में एक सेल अप्रॉक्स डिवाइड होती है, 23 घंटे इसमें लगते हैं और 1 घंटे का टाइम इसमें लगता है। ये सब चीजें इतना हो गया, ठीक। तो सेल साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, इंटरफेज आती है। इंटरफेज हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। उसके बाद क्या आता है, एक चीज और समझनी है, एक पॉइंट है यहाँ पर चेक पॉइंट्स। किसी को पता है इसके बारे में? कोई जानता है चेक पॉइंट्स इन द सेल साइकिल? सेल साइकिल में कितने चेक पॉइंट होते हैं? 3 चेक पॉइंट टोटल होते हैं। कितने होते हैं? 3 मेजर हैं, उसके और भी हैं 3 मेजर, 3 मेन चेक पॉइंट हैं। चेक पॉइंट क्या होता है, क्या होता है चेक पॉइंट? जहां पर कोई चीज चेक की जाती है कि सही है कि नहीं सही है। फैक्ट्री में जब सामान बनता है, कंपनियों में जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो हर टाइम टू टाइम उसका क्या किया जाता है, क्वालिटी चेक किया जाता है कि सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है। अगर नहीं है तो बीच में उसको हटा दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। वो पर्टिकुलर स्टेप है। समझ में आ रहा है? जैसे आपकी पढ़ाई का चेक पॉइंट क्या है, टेस्ट लिया जाता है कि आप सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर से अलग से आपको समझाया जाएगा, रिमीडियल किया जाएगा। समझ में आ रहा है? सेल साइकिल का चेक पॉइंट 3 होता है। ये देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, यम बेस हो गया, ये हो गया G1 और ये S और ये G2। एक चीज और हमको बताइए, G0 फेज हमने आपको बताया था, क्या बताया था? G0 फेज। G0 फेज कोई अलग फेज नहीं है। कोई भी सेल जब G0 में जाती है तो पहले वो G1 में एंट्री करेगा, तब जाकर के वो G0 में जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि ये सेल है, इसने डिवाइड करके 2 सेल बना लिया। तो जब 2 सेल बना लेता है तो बोलते हैं हम PM फेज पूरा हो गया। समझ रहे ना? उसके बाद अगर ये सेल डिवाइड नहीं करना चाहती है तो आप ये नहीं कहेंगे वो G0 में जा रही है, पहले वो G1 में जाती है। G1 में तब वहीं से डिसाइड करना है। डिसाइड कहाँ से करना होता है कि हमको डिवाइड करना है कि नहीं करना है, G1 से डिसाइड होता है। समझ में आया? यहाँ वो सेल सोचती है वो करना है, वो हमने बता दिया। और एक चीज और समझिए, G1 S G2 या यम ये जितनी फेज है इसमें कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती है कि जैसे G1 खत्म होगा तब GS स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होता है। G1 खत्म होगा तब S स्टार्ट होगा, S स्टार्ट खत्म होगा तो G2। यहाँ केवल आपको समझाने के लिए बाउंड्री बनाया गया है, ये बाउंड्री नहीं होती है। ऐसे होता क्या है, G1 खत्म हो रही होती है, S चालू हो जाता है। कोई भी सेल है उसमें G1 स्टेज खत्म हो रही है तो जब तक वो खत्म हो रही है तो उसके पहले क्या हो जाता है, स्टेज चालू हो जाती है। और जब ये स्टेज खत्म हो रही होती है उसके पहले ही G2 चालू हो जाता है। तो कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होता है। जैसे बारात आती है तो क्या होता है, क्या होता है, अपना नाश्ता पानी का कार्यक्रम चलता रहता है। उधर क्या है, स्टेज का प्रोग्राम सस्ता रहता है, सारी चीजें उधर भी कार्यक्रम चलता रहता है। थोड़ी ना है कि हम नाश्ता कर लेंगे तब जाकर के वहाँ आगे का कार्यक्रम चलेगा, नहीं, उधर भी अपना कार्यक्रम चल रहा होता है ना, तैयारी उधर भी चल रही होती है। ऐसे यहाँ पर ये खत्म नहीं हुई, उसके पहले ही चालू हो जाता है। तो कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं समझता है। ठीक, इतना हो गया, ये सब चीजें मैंने बता दिया। अब आपको चेक पॉइंट बताना है। चेक पॉइंट का मतलब होता है जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि आप पढ़ना बेकार है, छोड़ दिया जाता है। क्यों? कभी कभी आता है छोड़ दिया जाता है। डिसीजन, तो सेल कब डिसीजन लेती है, सेल में सेल डिवीजन कितने स्टेप पर रोका जा सकता है। हमने एक बार शुरुआत में बताया था सेल साइकिल इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ये सेल साइकिल है जो कोष का विभाजन है, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, जीन से कंट्रोल है। पंखा चल रहा है, इसका रेगुलेटर कंट्रोलर है। ऐसे ही सेल साइकिल को कंट्रोल कौन करेगा, किस सेल को डिवाइड कराना है कि नहीं कराना है और किस स्टेप पर डिवीजन रोक देना है। ठीक है, तो 3 चेक पॉइंट होते हैं। एक चेक पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे G1 और S के बीच में होता है पहला चेक पॉइंट।
बिटवीन द G1S ये है, यहाँ पर फर्स्ट चेक पॉइंट है G1S, समझ में आया। दूसरा चेक पॉइंट होता है G2 और M के बीच में, ये लिखिए, बना लीजिएगा G2 और M के बीच में, यहाँ दूसरा है G2 और M। और तीसरा चेक पॉइंट होता है ये जो M फेस है, जब आप M फेस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा 4 फेस होती हैं, रो फेस, मेटा फेस, एनाफेस, मेटा फेस में होता है। इसमें होता है M के बीच में मेटा फेस। तो 3 जगह पर चेक पॉइंट, तीनों को समझ लीजिए क्या क्या होता है। दूसरा कौन सा हो गया G2 M, और तीसरा हो गया मेटा फेस। मतलब समझ इसका, किस जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल में सेल डिवीजन चल रहा है, G1 है, S है, G2 है, इसके बाद M आती है, तभी तो जाकर सेल की पार्ट में टूटती है, ठीक है। G1 S G2 जब पूरा होगा, M पूरा होगा जाकर के, तब ये सेल जो पार्ट में टूट जाएगी। तो सेल को अगर ये 3 चेक पॉइंट ये बताते हैं कि सेल को कहाँ डिवीजन रोका जा सकता है। आप रास्ते पर जा रहे हैं, बीच बीच में पुलिस के बैरियर लगे हुए हैं, आपको चेक किया जाता है, ठीक है, कहीं आप पैदल तो नहीं है, बन जा रहा है, वही चेक पॉइंट है। अगर कुछ गड़बड़ है तो वहीं से वापस कर दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ऐसे लीजिए यहाँ लगा हुआ है, अगर सेल को लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वहीं से सेल डिवीजन रोक दिया जाता है। अगर रोका नहीं जाएगा तो क्या होगा बताइए, रोका नहीं जाएगा तो क्या होगा। मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हो रहा है सेल में, कुछ मिस्टेक हो गया है, किसी ने स्टेप पर, चाहे G1 में चाहे G2 है या तो सेल डिवीजन तुरंत रोक दिया जाता है, क्योंकि वो सेल अगर डिवाइड कर गई ना तो डिफेक्टेड सेल बनेगा। कैसे बनेगा? डिफेक्टेड बनेगा, फिर वो बेकार हो जाएगी, सेल किसी काम लायक नहीं रहेगी, समझ में आ रहा है। इसलिए रोक दिया जाता है ताकि सेल डिवीजन रोक जाए। रोकना, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट बोलते हैं ना, रोक देना ज़्यादा सही है, वो खराब सेल बनाना ज़्यादा अच्छा काम नहीं होता, उससे पहले रोक दिया जा सकता है। तो G1 और S के बीच में अब इसका मकसद क्या है, G1 S के बीच में समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको पता होगा कि S फेज में क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन, सबको पता है ना। यहाँ पर अगर DNA ऐसा होता है तो S फेज में जाकर के DNA कैसा हो जाता है, ऐसे ही सब लोग जानते हैं, होता है ना, DNA का रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। ये जो चेक पॉइंट है ये काम कब करता है, अगर DNA में कोई डैमेज है, डैमेज समझ रहे हैं, डैमेज समझ रहे हैं, DNA में कोई डैमेज हो गया, डिस्टर्ब हो गया DNA में, तो अगर डैमेज DNA अगर रेप्लिकेट कर जाएगा तो पता है म्यूटेशन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, कहाँ से परिवर्तन का नाम सुना है ना, म्यूटेशन, पता ना सबको, म्यूटेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं कुछ परिवर्तन। ये जो जेनेटिक आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, जो आनुवंशिक रोग होते हैं जो कभी ठीक नहीं होते हैं, ये म्यूटेशन से होते हैं। तो अगर DNA में कुछ गड़बड़ हो गया है, कोई डैमेज है, उसको क्या किया जाएगा, उसको रिपेयर किया जाएगा, रिपेयर, तब उसको आगे बढ़ाया जाएगा इस फेज में। नहीं तो यही रोग अगर रिपेयर करने लायक नहीं है, यानी इसको सेल क्या करेगी, आगे डिवाइड नहीं होने देगी सेल। वो क्या है चेक पॉइंट, G1 S का चेक पॉइंट का मतलब समझ में आया। ये क्या करता है, ये करता है इंश्योर करता है, इंश्योर दैट नो डैमेज एंड DNA में कोई डैमेज नहीं है, ये बताता है कि DNA में कोई डैमेज नहीं, अगर है तो तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। दूसरा चेक पॉइंट ये क्या चेक करता है, G2 M, आपको पता है कि DNA रेप्लिकेट कर गया, ठीक है, अब रेप्लिकेट कर गया और G2 M ये वाला चेक पॉइंट ये बताएगा कि DNA रेप्लिकेशन हो गया है कि नहीं। अगर मान लीजिए DNA रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा, बोलेगा ऐसा पहले रेप्लिकेशन करके आइए, तब आगे बढ़ाते हैं, तब आगे आपको बढ़ाते हैं, तब केस में ले जाते हैं। अगर सोचो रेप्लिकेशन नहीं हुआ DNA का तो ये क्या होगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा और ये रोक देगा सर्टिफिकेट। किसी भी स्टेप पर कोई समस्या अगर हो रही है तो वो वाला
रेप्लिकेशन नहीं कराना है, तुरंत ही एक्टिव। ये वाला कब होगा? ये रेप्लिकेशन में होता है, नहीं हुआ है तुरंत ये रोक देगा, तुरंत ये स्टॉप करा देगा। और यम पेज का आगे जब यम पेज पढ़ेंगे आप ना, यम पेज जब पढ़ेंगे तो आपको वाला ठीक है। तो 3 आपको इतना ध्यान रखना है कि टू यम इंश्योर रेप्लिकेशन ऑफ ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए है, और यम मेटाफेज में है वो आगे समझिए। बता दें इसको। अब चीजें क्या समझना है? यम फेज पता नहीं यम फेज क्या होती है? तीनों में टाइम कितना लगता है? सबसे बड़ी फेज कौन सी है? हाँ, जीवन। ठीक है, उसके बाद बताइए जीवन कितना घंटा लगता है? इसमें 10 से 11 घंटा। ठीक है, इसमें कितना घंटा लगता है? 4 से 4 घंटे, 4 to 6 आवर। और इसमें कितना लगता है? 7 से 8। आगे इसके बाद यम फेज को क्या बोलते हैं? एक्चुअल सेल डिवीजन, वास्तविक सेल डिवीजन यही है। ठीक, यम फेज। इसको कोई बताएंगे यम फेज क्यों बोलते हैं? इस यम का मतलब क्या होता है? माइटोटिक। लेकिन क्या मियोसिस में यम फेज नहीं आती है? मियोसिस जब होता है अर्थसूत्री विभाजन, वहां पर भी तो यम फेज आती है। तो क्या इसको मियोटिक फेज नहीं बोल सकते? माइटोटिक ही क्यों बोला जाता है? यम का मतलब बुक में लिखा है माइटोटिक फेज, तो ऐसा नहीं होता है कि मियोसिस में यम फेज नहीं आती है, आती है। तो फिर क्यों माइटोटिक बोलते हैं? हाँ, बताइए। क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन सेल डिवीजन कौन सा होता है बॉडी में? सबसे ज्यादा होने वाला माइटोसिस, इसीलिए इसको माइटोटिक फेज बोला जाता है। अदरवाइज मियोसिस में भी आता है। ठीक है, तो इसका नाम है माइटोटिक फेज। कितने टाइप का यम फेज हो सकता है? माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस, हमने आपको बता दिया। भले माइटोटिक फेज बोलते हैं, लेकिन यम फेज के टाइप दो होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। 2 तरीके का यम फेज होता है। ठीक है, तो माइटोटिक, माइटोसिस, या पहले आप इसी को समझ लीजिए जो बुक में माइटोसिस मियोसिस में थोड़ा आगे बताता हूँ। ठीक है, यम फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं। एक लाइन बुक में लिखा हुआ है कि यम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। इस लाइन को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोस्ट ड्रामेटिक क्वेश्चन आता है फेज ऑफ सेल साइकिल। आपने सेल साइकिल में पढ़ा इंटरफेज। इंटरफेज में आपने जाना G1 S G2, और इसके बाद जब यम फेज आए तो यम फेज को क्या कहा गया? मोस्ट ड्रामेटिक। ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है? बहुत ड्रामा होता है, बहुत ड्रामा होता है। ड्रामा कैसे? जादूगर। जैसे मान लीजिए बीच में जब प्रोफेज पढ़ेंगे तो प्रोफेज में चीजें गायब होंगी, गायब होगा, और नैना फेज में चीजें टीलो फेज में वापस आएंगी, गायब होगा, वापस आएगा। मतलब ड्रामा बहुत चलता है, बहुत ज्यादा उलटफेर चल रहा है, बहुत ज्यादा उलटफेर होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक फेज बोला जाता है। समझ में आया? तो मोस्ट ड्रामेटिक फेज है सेल साइकिल का यम फेज होता है। यम फेज के कितने टाइप होते हैं? तो आप बोलेंगे इसके 2 स्टेप हैं। यम फेज के कितने इवेंट? 2, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। पहले को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। सबको पता है कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, ये न्यूक्लियस का डिवीजन, और यहाँ
कैरियोकाइनेसिस के कितने स्टेप? जिसके 4 स्टेप। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 स्टेप है। ठीक है, यहाँ इसके स्टेप लिख लीजिएगा। प्रोफेज हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज हो गया, इसको थोड़ा सा ध्यान से कंफ्यूजन होता है इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। 4 स्टेप सबको पता ना, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, चारों स्टेप आएंगे। मियोसिस में आप पढ़ेंगे प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, यहाँ 1 और 2 का कोई झंझट नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें से पूछा जाता है कि सबसे बड़ी फेज कौन सी है, सबसे छोटी फेज कौन सी है? बताइए, सबसे बड़ी फेज कौन सी है? प्रोफेज सबसे छोटा, एनाफेज। ठीक है, टेलोफेज सबसे लास्ट में है, लेकिन सबसे छोटी नहीं होती है। यहाँ लिखिए प्रोफेज, टाइम ड्यूरेशन लिखिएगा। प्रोफेज सबसे बड़ा फेज, उसके बाद में टेलोफेज, टेलोफेज, उसके बाद में मेगाफेज, लास्ट में है एनाफेज। ये लिखिएगा। क्या चीज बताया हमने? टाइम ड्यूरेशन। किसकी बात हो रही है? टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस तो प्रोफेज के बाद क्या आएगा? मेटाफेज का आएगा। तो समझ में आ रहा है क्या? ये सीक्वेंस नहीं है, ये टाइम ड्यूरेशन है। कितना टाइम कहाँ लगता है उसकी बात हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आता है, नोट कर लीजिएगा। इतना ही पूछा जाता है, ये पूरा नहीं पूछा जाएगा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा फेज, ठीक, समझ में आ गया? अब एक एक करके समझना है कि क्या होता है प्रोफेज में। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं इस पर। पहले जो है, देखिए आपके बुक में कुछ लिखा है, प्रोफेज में 3 होता है, अर्ली, मिड और लेट। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि प्रोफेज के बाद मेटाफेज जब आती है तो क्लियर कट बाउंड्री यहाँ पर भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि प्रोफेज खत्म हुआ तो मेटाफेज चालू होगा, मेटा खत्म हुआ तो रहना चालू होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोफेज खत्म हो रही है, मेटाफेज पहले से चालू है। ठीक है, क्लियर कट बाउंड्री। ये केवल हम समझने के लिए ऐसा करते हैं, अपने आप को समझने के लिए हमने अलग अलग बना रखते हैं ऐसा। ठीक है, प्रोफेज में क्या क्या चीजें होती हैं? तो देखिए आपके पास ये सेल, ठीक है, सेल में यहाँ पर ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ध्यान समझिएगा, इसके अंदर क्या है? ये जब कोई भी सेल G2 फेज को क्रॉस करती है तो सेल में क्या क्या होता है? आप कहेंगे सेल में सब कुछ डबल हो चुका है, सब डबल हो चुका है। और सेल का जो डीएनए है वो बहुत उलझा हुआ है। क्या है? डीएनए उलझा हुआ है। ठीक है, तो प्रोफेज जब आती है तो होता क्या क्या है? यहाँ पर सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो चुका है कि नहीं? बताइए, सेंट्रियोल एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका था। माइटोकॉन्ड्रिया, जितने सेल ऑर्गेनेल सब डबल हो चुके हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है। ठीक, अब प्रोफेज में क्या क्या होगा? तो प्रोफेज में देखिए, इसका जो डीएनए है, ध्यान सुनिएगा, डीएनए अनटेंगल होगा। ये लाइन हमने लिखा है कि क्रोमैटिन, हम डीएनए को क्या बोलेंगे? यहाँ क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है? क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमैटिन में आप कहेंगे उसमें डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है, लेकिन कंडेंसेशन नहीं हुआ है। ठीक है, और वो कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ये क्रोमैटिन दिख रहा है, ये क्रोमैटिन उलझा हुआ है। जैसे आपके पास हम कहें ढेर सारा धागा ला के रख दे उलझा करके, तो धागा उलझा हुआ है, उसको बोलते हैं टेंगल। और जब सुलझ जाएगा तो अनटेंगल। अनटेंगल का मतलब सुलझ, कैसे सुलझाएंगे? तो पेपर का, जिससे जो डल किया टेलर लोगों के पास होता ना, पेपर का कपड़ा लपेट देंगे किसी
कि क्रोमैटिन जो होगा, क्रोमैटिन वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट टू कंडेंस, स्टार्ट में लिख रहा हूँ, स्टार्ट टू कंडेंस। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए क्रोमैटिन सबसे ज्यादा कंडेंस कहाँ होगा, हाईली कंडेंस बताइए। कंडेंस करने का मतलब समझ रहे हैं? अच्छा ये देखिए, ये क्रोमोसोम है, पतला है मोटा है, पतला है, आप कहेंगे और कंडेंस हो जाएगा क्रोमोसोम और मोटा हो गया, और कंडेंस हो जाएगा क्रोमोसोम और थिक हो जाएगा। जितना ज्यादा कंडेंसेशन होगा क्रोमैटिन में, उतना ही क्रोमोसोम कंडेंस होता जाएगा और बढ़िया दिखेगा, अच्छा दिखेगा। ये कम दिखेगा, तो ये साफ दिखेगा, कंडेंस हो चुका, मोटा हो चुका है, ठीक है। यहाँ क्रोमैटिन कंडेंस नहीं उलझा हुआ है, क्रोमैटिन क्या होगा, कंडेंस होना चालू होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्रोमैटिन का कंडेंसेशन कहाँ पूरा हो जाता है, बताइए, मेटाफेज आंसर होगा। ये छोटा छोटा सवाल गलत कर देता है, स्टार्ट होता है केवल ये, अभी देखिएगा प्रोफेज में 3 फेज होती हैं, अर्ली, मिड, लेट। तो अर्ली का डायग्राम ये बना है, अर्ली में मिड का बना दूंगा, लेट का बना के दूंगा। लेट प्रोफेज में ऐसा दिखेगा क्रोमोसोम, ऐसा दिखेगा क्वेश्चन, ये वाला ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला डायग्राम आएगा मेटाफेज में, सबसे ज्यादा कंडेंस क्रोमोसोम मेटाफेज में दिखते हैं, तो ये लिख लीजिएगा। बट फुल कंडेंसेशन, पूरा कंडेंस कहाँ होगा, मेटाफेज। ध्यान रखना, पूरा कंडेंस हो जाएगा मेटाफेज में। दूसरी चीज क्या दिखाई देती है, और क्या होगा प्रोग्रेस में, ये धीरे धीरे क्या होगा, आपको ये धागा जो दिख नहीं रहा है, ये आपको ऐसा दिखेगा डायग्राम में लास्ट में जाकर के, जब प्रोग्रेस पूरा हो जाएगा क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा, ये कुछ उलझा हुआ है। तो दूसरी चीज बोलेंगे क्रोमैटिन क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन गेट क्या हो जाएगा, एंटेंगल। एंटेंगल का मतलब सुलझ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा, क्रोमैटिन एंटेंगल हो जाएगा। सेंट्रियोल जो यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाएंगे, ऐसा नहीं कि सेंट्रियोल मूव करना चालू नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही लेट प्रोफेज आती है तो ये सेंट्रियोल जो डबल हो चुका है, दूसरा वाला यहाँ से खिसक करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लास्ट तक, ठीक। तो अगला इवेंट होगा सेंट्रियोल मूव एट अपोजिट पोल। ये समझ में आ रहा है, सेंट्रियोल कहाँ मूव कर जाएगा, दूसरे पोल पर चला जाएगा। क्रोमैटिन कंडेंस होना चालू हो, फुल कंडेंस नहीं होता, फुल कंडेंस से मेटाफेज होता, ठीक। और क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे देगा आपको, ये टूट जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक। तो अगला लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूट जाना। जो टूटता है वो बताएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करना है, तोड़ने टूट जाना। अब ये वापस होगा, ये ड्रामा इसलिए है, मैंने कहा ड्रामेटिक फेज क्यों है, यहाँ टूट रहा है, अभी देखिएगा टेलोर फेज में वापस आ जाएगा, फिर से बन जाएगा। तो क्या जरूरत है तोड़ने की, इसको सेल डिवीजन में यहाँ से धागा बनेगा, धागा ये क्रोमोसोम से ऐसे दिखेगा, यहाँ पर उसको धागा जुड़ेगा जाकर के खींचेंगे, तो जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा बीच में, तो कैसे धागा जुड़ेगा क्रोमोसोम पर। भाई बाहर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, अंदर क्रोमोसोम बंद है, तो क्रोमोसोम से धागा कैसे जुड़ जाएगा, जब तक यहाँ से ये हटेगा नहीं, इसलिए हटता टूटता है। और जितने सेल ऑर्गेनेल हैं, और क्या है, सेल ऑर्गेनेल वो क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है। सारे सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर, ताकि कोई समस्या ना हो सेल डिवीजन कराने में। समझ आ रहा है, आ रहा है कुछ ना।
और बताइए क्या इवेंट होगा? अब जब प्रोफेज लास्ट होती है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा, तो आप बोलेंगे कि क्रोमैटिन या क्रोमोसोम कहाँ आ जाएंगे? सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस भी क्या है? एक सेल का ऑर्गेनेल में आएगा, तो न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाएगा, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और कोई इवेंट है इसमें? बताइए, स्पिंडल फाइबर बनेगा कि नहीं बनेगा? छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत बारीक है, सेल डिवीजन में बहुत बारीक है। बताइए, स्पिंडल फाइबर धागे जो यहाँ से बनते हैं वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या बन जाएंगे तो क्रोमोसोम पर जुड़ भी जाएंगे? बताइए, बनेंगे। यहाँ से धागा बनेगा, स्पिंडल फाइबर धागे बनेंगे। सेंट्रियोल का काम ही तो ये होता है। बन करके वो क्या होगा? इस पर अटैच होगा कि नहीं होगा? मेटाफेज में अटैच होता है, ध्यान रखिएगा। स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होते हैं, केवल धागे बन जाते हैं। तो अगला लिखेंगे यहाँ पर, सेंट्रियोल से क्या बन जाएंगे? धागे। उन धागों को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। किस प्रोटीन का बना होगा? ट्यूबुलिन का, ठीक है। ये तो हो गया जनरल की प्रोफेज में होता क्या है। फिर अब कहेंगे अर्ली प्रोफेज में, इसके 3 टाइप होते हैं। इसके 3 है, एक अर्ली प्रोफेज होती है, दूसरा क्या होता है? लेट होती है, और तीसरा क्या होता है? लेट प्रोफेज। शुरुआती प्रोफेज, लास्ट प्रोफेज और लेट प्रोफेज। शुरुआत में डायग्राम ये बना हुआ है। लेट में थोड़ा सा क्या होगा? लेट में क्या होगा? ये सेंट्रोमियर, ये जो स्पिंडल क्या है? सेंट्रियोल है, ये आपको यहाँ कहीं पहुँचा रहेगा। कहाँ पहुँचा रहेगा? बीच में। और लेट प्रोफेज में सेंट्रियोल कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक। क्रोमैटिन के साथ क्या होगा? अर्ली प्रोफेज का क्रोमैटिन ऐसा है, जब मिड प्रोफेज आएगा तो क्रोमैटिन ऐसा कहीं दिखाई देगा, ये वाला, ठीक। थोड़ा सुलझ जाएगा तो ऐसा दिखेगा। लेट में कैसा दिखेगा? क्रोमोसोम बन जाएगा, क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम दिखने लग जाते हैं। लेट प्रोफेज तक आते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या कहानी होगा? अर्ली में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना है, मिड में वो टूटना चालू होगा, चालू स्टार्ट होगा, और लेट तक आते आते वो पूरा टूट जाएगा। सेल ऑर्गेनेल के बारे में क्या कहेंगे? अर्ली में सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर होना चालू होंगे, और लेट में क्या होगा? पूरी तरीके से डिसअपियर। मतलब अर्ली में ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी, और लेट में क्या हो जाता है? खत्म, पूरा काम फिनिश हो जाता है। मतलब अर्ली में ये सारे इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं, और लेट में पूरा कंप्लीट हो जाता है सारा। जितना इवेंट हो सब बढ़िया जाएगा। यही सारी चीजें आ गई नॉलेज में। एक चीज और, कहाँ पर अर्ली प्रोफेज में आपको क्रोमैटिन कैसा दिखाई दे रहा है? बॉल की नुमा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? बॉल, ठीक है। इसको स्पार्कली स्टेज बोलते हैं। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके लिए नाम दिया जाता है, स्पार्कली स्टेज बोलते हैं। तो प्रोफेज में जो क्रोमैटिन है, उस क्रोमैटिन और के तरीके से दिख रहा है, उसके लिए नाम देते हैं स्पार्कली स्टेज। ये अर्ली प्रोफेज की बात है। तो मैंने तीनों को आपको यहाँ समझा तो दिया है, डायग्राम नहीं बनाया, कोई जरूरत नहीं। डायग्राम नहीं समझ में आया तो बताइए, इसका डायग्राम भी बना दूँ। अर्ली का ये है, और लास्ट बना दें, इसको बना दें, डायग्राम बता दें इसको। ये ना तीनों का डायग्राम लिख लीजिए।
तीनों कहानी में दो का बता रहा हूँ क्योंकि तीन का कहीं नहीं बना रहे हो कोई मतलब नहीं है। सीधे में अर्ली और लेट का डायग्राम बना रहा हूँ। थोड़ा सर्कल बड़ा हो गया है, बराबर रहता ध्यान रखना। ये अर्ली और ये लेट। मैंने डॉटेड लाइन दिखाया है। अर्ली में क्या हुआ, ये लिबरल मूवमेंट डिसर्कल होना चालू हो गई, डिसर्कल नहीं हुआ। यहाँ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्रोमैटिन कैसा दिखाया, उलझा हुआ, देख रहे हैं उलझा हुआ है। वहाँ क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा। ये कैसा एक बनाएंगे दो, डबल करेंगे ना, रेप्लिकेशन हो चुका है। इसमें आपको ये दो क्रोमैटिन, ठीक है। अगर 46 क्रोमोसोम मनुष्य में होते हैं, हमारे इधर 46 हैं, तो 23 जोड़ी होता ना, कितना होता 23 जोड़ी। तो आपको मैंने दो बनाया है, ऐसे ही ये एक जोड़ी है, ये क्या है एक, ऐसे ही 23 जोड़ी का बन जाएगा 46 का। यहाँ पर ये देखिए सेंट्रियोल ये बना, ये दो सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम है। एक सेंट्रोसोम में कितना सेंट्रियोल, दो, टोटल 4 सेंट्रियोल होते, ध्यान रखना है। दो सेंट्रियोल नहीं है, एक में दो है, 90 डिग्री एंगल पर दो लगे हैं, इसमें भी दो लगे हैं। ये सेंट्रोसोम है, दो सेंट्रोसोम। तो ये अपोजिट पोल्स पर मूव करेगा। इसमें मैं डॉटेड लाइन दिखा दे रहा हूँ। चालू हो गया मूवमेंट, और मूवमेंट करते करते क्या हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और क्या इवेंट होगा, यहाँ पर कुछ काम तो दिखाई नहीं जाएंगे। समझ लीजिए इसके अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ स्टोर होता है। वो क्या होगा, डिसएपियर, वहाँ सब डिसएपियर, आपको दिखाया नहीं जाता। अगर दिखा देंगे तो डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, वो अंडरस्टूड है, वो यहाँ गायब हो जाएगा। एक चीज और, यहाँ से इस तरीके से ये निकलना चालू हो जाएगा धागे, ये देखिए। कोई बताएगा इन भागों का, छोटे वाले धागे मैंने बनाए, इनका नाम क्या है, छोटे वाले धागों का नाम। और इसमें धागा और बनेगा, बताइए। ये छोटे छोटे धागे बनाए गए, इनका नाम क्या है, एस्टर रेस। क्या बोलते हैं, एस्टर रेस। और ये धागे देखिए, ये धागे यहाँ पर भी, ये धागे यहाँ, ये एस्टर रेस है, ठीक है। इस सेंट्रियोल से धागे निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर, प्रोटीन के बने धागे। कौन सी प्रोटीन के धागे, ट्यूब्यूलिन के छोटे छोटे धागे, इनको क्या बोलते हैं, एस्टर रेस। सूरज से जो किरणें निकलती है ना, उसी तरीके से ये किरणों के रूप में निकल रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ एस्टर रेस क्या हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं। ये देखिए कुछ एस्टर रेस साइज में बढ़ जाएंगे, और बढ़ करके क्या करेंगे, ये बढ़ करके इस तरीके से ये बना देंगे स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर कोई अलग चीज नहीं होती है, ध्यान रखना है। ये एस्टर रेस ही हैं जो बड़ी हो जाती हैं, क्या बना देती है, स्पिंडल फाइबर, ठीक। एक वर्ड पूछा जाता है कि माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा अपरेटस, पढ़े हैं ना, क्या क्या होता है स्टोमेटा अपरेटस में, गार्ड पूरा स्टोमेटा, उसके बगल में सब्सिडरी जो सेल होती है, स्टोमेटा प्लस सब्सिडरी सेल किनारे वाली, सबको मिला के स्टोमेटा अपरेटस। स्टोमेटा में कितनी चीजें होती हैं, गार्ड सेल प्लस स्टोमेटा कोर। ऐसे ही यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस है, इसमें तीन चीजें। पहला क्या आएगा, ये जो सर गोल गोल बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं आप, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया सेंट्रियोल, क्या होता है इसमें, सेंट्रियोल, ठीक। वन पेयर से कितने होते हैं, वन पेयर, एक जोड़ी है, देखिए इसमें एक ये है, एक 90 डिग्री एंगल पर, वन पेयर हो गया। समझ आया, एक जोड़ी सेंट्रियोल होता है ना, आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसमें कितना है, एक जोड़ी सेंट्रियोल, ठीक है। और क्या होता है, एस्टर रेस, छोटा वाला जो धागा
क्या एस्टर बेस बन जाएगा? अगर ये सेंट्रोल ना हो तो क्या ये एस्टर बेस बन जाएगी? नहीं बनेगी। सेंट्रोल से तो निकला एस्टर बेस, ठीक है। सेंट्रोल से क्या बना? छोटा वाला धागा बना। और अगर छोटे धागे नहीं रहेंगे तो बड़े धागे कैसे बनेंगे? क्योंकि छोटे ही बड़े होते थे ना, वही धागा तो आगे बढ़ता था कंटिन्यू आता। तो छोटे वाले धागे क्या हुए? स्पिंडल फाइबर में कन्वर्ट हो गए। तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं, इसलिए तीनों को मिला करके स्पिंडल apparatus बोलते हैं, माइटोसिस में मदद करता है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हो गया यहाँ तक? इतनी चीजें। अभी यहाँ ध्यान रखना है कि इस पर ये धागा जुड़ा नहीं है, ये जुड़ेगा कब? आगे जाकर जब मेटाफेज आएगी तब ये धागे जुड़ेंगे। और क्या होता है देखिए, स्पिंडल फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। स्पिंडल फाइबर का मतलब समझ लें, बड़े वाले धागे को क्या बोलेंगे? स्पिंडल। छोटे वाले धागे एस्टर रेस। और एस्टर रेस प्लांट में नहीं होता है, केवल एनिमल सेल में होता है, ये भी नोट कर लीजिए। एस्टर रेस कहाँ होती है? ओनली इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में नहीं है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर धागे 2 प्रकार के हैं। एक तो आपको मैंने बना दिया है, जो यहाँ से चालू होकर के यहाँ पहुँच गया है, लाल रंग का धागा दिख रहा है ना, वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब इसमें कोई रुकावट नहीं है। और दूसरा धागा ऐसा बनाएंगे तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए दूसरा धागा ये है, इसी में से ये वाली एस्टर रेस कुछ बड़ी हो गई। और एक और मैं बना देता हूँ, एक और बना दिया मैंने। ये धागे क्या हैं? ये छोटे छोटे धागे, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने नहीं बढ़ जाएंगे कि बढ़ करके यहाँ नहीं पहुँच जाएंगे, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। इनका काम क्या है? इसके साथ जुड़ना है। क्रोमोसोम के बीच में सर्किट दिखाई दे रहा है, काइनेटोकोर पर जुड़ेगा जाकर के, ये क्रोमोसोम पर जुड़ेगा छोटे वाले। ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक लगातार है। कंटिन्यूअस ये क्या है? 2 तरीके के होते हैं, लिख लीजिएगा। स्पिंडल फाइबर्स कंटिन्यूअस हो गया और डिसकंटिन्यूअस, दोनों का काम होता है। कंटिन्यूअस क्या करता है? ये सेंट्रोल, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को बांधे रखते हैं। भाग जाएगा, कहीं हिल जाएगा, इधर से उधर भी जा सकता है। जब वो मूव करके यहाँ से यहाँ आ सकता है, तो अगर ये धागा नहीं बना रहेगा बीच वाला कंटिन्यूअस, तो भाग करके यहाँ पहुँच जाएगा। उसको रोकने का काम एक जगह रुके रख रहे हैं, सामने सामने एक दूसरे को पकड़े हुए रखते हैं। हमने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ बढ़ाया, दोनों का हाथ में जुड़ गया जा करके, दोनों क्या है? रुक गए। अगर ये बीच वाला धागा नहीं होगा तो करके यहाँ भाग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। और ये क्या करेंगे? ये क्रोमोसोम पर अटैच होंगे, छोटे वाले धागे, इसको आप क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस। तो ये कितनी चीजें आपकी प्रोग्रेस में होती है। अब बुक में थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप, लाइन हो सकता है, एक आध लाइन इधर से उधर क्रिटिकल और ज़्यादा लिखी गई होगी, आपको दिखा दीजिए, एक बार बता दें क्या करना है। लिखा था बहुत कुछ कम, ग्रोथ फेज लिखा है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस, एक लाइन, क्योंकि ऐसा ही लाइन को क्वेश्चन आता है, सबके पास बुक है ना, सबके पास। इस लाइन को आपके पास यहाँ तीसरी लाइन लिखी गई है, 3rd लाइन लिखा है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। प्रोफेज को कैसे मार्क करेंगे? मार्क का मतलब समझ रहे हैं? प्रोफेज इज मार्क, मैं लाइन लिख दे रहा हूँ, प्रोफेज इज मार्क एक चीज मैंने बताया था, इनिशिएशन क्रोमैटिन कंडेंस होना चालू होता है, पूरा कंडेंस मेटाफेज में होता है, इसलिए लिखा है इनिशिएशन, शुरुआत हो जाती है, दिखने लग जाता है क्रोमोसोम। सबसे बढ़िया कहाँ दिखता है? मेटाफेज
बहुत अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस इज मार्क, मतलब कैसे प्रोग्रेस को मार्क करेंगे, क्या होता है उसमें, इसे रेटिना में केवल समझ लीजिए कि प्रोग्रेस में क्या होता है, कैसे मार्किंग करेंगे उसकी प्रोग्रेस की। तो ये सारी चीज़ें होती होगी। कंडेंस क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंस होना चार होता है, इससे उसकी मार्किंग कर सकते हैं। आगे लिखा गया क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, क्रोमैटिन क्या हो जाता है, एंटेंगल सुलझ हो जाता है, ठीक है। तीसरी लाइन में इंटरवाइन का मतलब, हाँ तीसरी लाइन में इंटरवाइन, हाँ इंटरवाइन का मतलब क्या है, तीसरी लाइन बोल रहा है, समझ लीजिए यहाँ पर जीवन में एस में G2 में जो डीएनए होता है या क्रोमैटिन जिसको आप बोलते हैं, क्रोमैटिन इंटरबाइंड होता है। इंटरबाइंड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बाइंडिंग होती है, उलझा हुआ होता है। उसी इंटरबाइंड को आप टेंगल लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, टेंगल। इंटरबाइंड का मतलब क्या है, इंटरबाइंड, इसका मतलब होता है टेंगल। टेंगल का मतलब उलझा हुआ, एक दूसरे में इंटरबाइंड होता है, ठीक है। और जब कोई भी चीज उलझी रहती है तो साफ साफ दिखती नहीं है, जब वो सुलझता है तो साफ दिखता है। तो नॉट डिस्टिंक्ट, अगर कहा जाए क्रोमोसोम इज नॉट डिस्टिंक्ट, कहाँ दिखता नहीं है साफ साफ, इसी में दिखता है। जब वो क्या रहेगा, टेंगल रहेगा तो नॉट डिस्टिंक्ट, वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा, वो क्लियर नहीं दिखेगा। और डिस्टिंक्ट कब हो जाएगा, जब सुलझ जाएगा तो वो डिस्टिंक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, आगे देखिए, इसमें डायग्राम देख रहे हैं आपको, लगेगा कुछ है ही नहीं है। देखो ये डायग्राम जो बनाया है अर्ली प्रोफेज लेट का, अर्ली का और लेट का, अर्ली में डायग्राम ऐसा बनाया है, देख रहे हैं, कुछ नजर हमने तो ऐसा बना दिया। ये धागा उलझा हुआ है यहाँ पर, ये धागा उलझा हुआ है, समझ में आ रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, अगर किसी को ढंग से जानकारी होगी समझ लीजिए, ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन जब होता है तो क्रोमैटिन के कितने रूप होते हैं, दो रूप, हेटेरो और यूक्रोमैटिन। जो क्रोमैटिन न्यूक्लियस में बड़ी बड़ी साइड में होता है वो इस तरीके से होता है, ज़्यादा उलझा रहता है, और सेंटर की साइड में वो कम उलझा रहता है, ठीक है। क्रोमैटिन कंडेंस कहाँ होता है, बाहर की साइड में, डिस्पर्स कहाँ होता है, सेंटर की साइड में, इसलिए सेंटर में गायब किया गया है, डिस्पर्स है। यहाँ क्या है, किनारे कंडेंस, वो और ज़्यादा क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेट प्रोफेज का आप कौन सी स्टेज आती है, इसके बाद मेटाफेज। तो बताइए मेटाफेज में क्या होगा, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, मेटाफेज में भी एक चीज होगा, अर्ली है, शुरुआत हो रही है कि समाप्ति का दौर है, शुरुआत है कि समाप्ति है। अर्ली मेटाफेज का मतलब होता है लेट प्रोफेज, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने बताया प्रोफेज खत्म हो रही है, मेटाफेज चालू हो गई पहले से, तो प्रोफेज खत्म हो रही है, मेटाफेज चालू है। तो लेट प्रोफेज या अर्ली मेटाफेज बात एक ही है ना, लेट प्रोफेज का मतलब प्रोफेज खत्म हो रहा है, और उसी के पहले क्या हो जाता है, मेटाफेज चालू हो जाती है। तो अर्ली मेटाफेज का मतलब मेटाफेज की शुरुआत और प्रोफेज का लास्ट एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज, ठीक है। क्या देख लीजिएगा, अर्ली मेटाफेज ऐसे ही लेट मेटाफेज का मतलब अर्ली एनाफेज, आपसे इसको पता है, और लेट एनाफेज का मतलब अर्ली टीलोफेज, ठीक है। वो लेट वाला अर्ली का अर्ली माना जाता है,
अब मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज का डायग्राम देखिए इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये हो चुका था, सेंट्रोल अपोजिट पोल्स पर पहुँच गए थे, क्रोमोसोम दिखने लग गए हैं। क्रोमोसोम क्या हो गए हैं? दिखने लग गए हैं। सिस्टर क्रोमेटिन। हाँ, यही समझना है। ठीक है, क्रोमोसोम दिख रहे हैं अच्छे खासे, क्यों दिख रहे हैं? मोटे हो गए, आगे करके मोटे नहीं हो गया, ऐसा मोटा हो गया, सुलझ गया था, धागा उलझा हुआ था। आपको इसको ऐसे पतंग वाला होता नहीं है, टूटे हैं पतंग कभी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। उड़ाना भी अच्छा लगता है और टूटा हुआ पतंग अच्छा लगता है। भले वो 5 रुपये की 10 रुपये की, लेकिन जब मिल जाते हैं बहुत मजा आता है। ठीक है, तो उसको जो ऐसे ऐसे बनाते हैं करके, ये वो क्या करते हैं, धागा उलझा हुआ था, आपने उसको हाथ से मोटा बन गया ना, धागा कैसा हो गया? धागा नहीं मोटा होता, दिखता मोटा है, दिखता बड़ा मोटा, समझ में ना? ऐसे यहाँ पर होगा। मेटाफेज में अच्छा खासा दिखेगा, वो थिक हो गया, क्रोमोसोम बढ़ गया, अब वो क्रोमैटिन नहीं रहा, अब वो क्रोमैटिन नहीं रहा, वो धागा मोटा दिखना है, क्रोमोसोम का रूप ले लिया, तो सूत्र बन गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बढ़िया क्रोमोसोम यही दिखता है। और क्या होगा, यहाँ से छोटे छोटे धागे बनेंगे, ये एस्टर तो अलग कहानी है, ये तो एस्टर है। ठीक है, और ये धागे बनेंगे, इस पर क्या हो जाएंगे, जुड़ गए। ठीक है, एक्चुअली में जुड़ता ये है, एकदम जो प्रोग्रेस लास्ट हो रही होती है, लास्ट उसी समय जुड़ जाता है। ठीक है, लास्ट जुड़ करके और सारे क्रोमोसोम बीच में आ गए। जैसे अर्थ पर बीच में क्या है, इक्वेटर लाइन है, अर्थ के बीच में क्या है, इक्वेटर है, ऐसे ये इक्वेटर लाइन पर आकर के बीच की लाइन पर लग के सब एक रो में लग गए। ठीक है, क्योंकि इनको उठना है, इनको विभाजित होना है, तो सब लाइन बना लिया, ये सब एक लाइन पर लग गए। तो इसमें और कुछ नहीं है। पहला एलिमेंट क्या होगा बताइए, क्रोमोसोम जो होंगे, क्रोमैटिन में बोल रहा हूँ, क्रोमैटिन हाईली कंडेंस, सबसे ज्यादा कंडेंस कहाँ होगा? क्रोमैटिन कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम का रूप धारण कर लिया। ठीक है, एंड कॉल्ड, अब इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। हालांकि क्रोमोसोम पहले ही बोला जाता है, हालांकि उसमें भी लास्ट वाली स्टेज में जब क्रोमोसोम ही बोलते हैं, यहाँ मैं हटा दे रहा हूँ, का कंडेंस हो जाता है। आगे लिखेंगे, एंड क्लियरली विजिबल। क्वेश्चन आता है कि सेल में क्रोमोसोम देखना है आपको, तो किस अवस्था में देखेंगे? मेटाफेज में सबसे अच्छे क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट सीन, सबसे अच्छा देखा जा सकता है कहाँ है? मेटाफेज में। ठीक है, क्लियरली विजिबल, क्योंकि सबसे ज्यादा इससे मोटा नहीं होना है, जितना थिक होना है हो गया, तो सबसे बढ़िया तो यही दिखेगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट सीन, सबसे बढ़िया यही देखा जा सकता है, क्लियरली विजिबल होता है। अगर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखनी है, ठीक है, स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम का नंबर गिनना है आपको, कैरियोटाइपिंग किसी को वर्ड पता है? कैरियोटाइपिंग क्या होती है? एक रेडियोग्राम, एक होता है कैरियोटाइपिंग, बताइए क्या है कैरियोटाइपिंग? हाँ, क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कितनी संख्या है, शेप कैसी है, सब देखना है, इस सब की स्टडी करना कैरियोटाइपिंग, और उसको पेपर पर रिप्रेजेंट कर देना रेडियोग्राम होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम के बारे में अगर जानकारी लेनी है, कौन सी अवस्था को देखेंगे? मेटाफेज। सबसे बड़ी नंबर कितना है, इसी में नंबर गिन लेंगे आप, नंबर तो इसी में गिन दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज और क्या बनती है इसमें? ये जो धागे हैं, ये धागे कहाँ लगे? काइनेटोकोर। पिछली बार मैंने बताया था आपको, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर बीच में क्या लगा हुआ है? सेंट्रोमियर, जिस पर ये डिस्क से स्ट्रक्चर है, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं, प्रोटीन है, इसी पर आकर के धागा जुड़ता है। ऐसे
गया। और कोई इवेंट होगा? और कोई इवेंट इसमें यही इतना होता है। आगे देखिए मेटाफेज के बाद कौन सी चीज आती है? एनाफेज। तो एनाफेज में डायग्राम ऐसे बनेगा। तो समझ रहे हैं इसको? क्या हुआ वहां से? बीच में से सेंट्रोमियर जो गोल वाला हिस्सा था, पहले ये क्रोमोसोम बीच में लगे थे, ऐसे दिखाई दे रहे थे, ऐसे देखिए। इसमें ये बीच में सर्कल है, ये क्या है? सेंट्रोमियर है। ये सेंट्रोमियर टूटेगा, स्प्लिट करेगा, आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे चला जाएगा। ये और कैसे स्प्लिट करेगा? ऊपर से जो धागा जुड़ा हुआ था, इसको आप क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। नीचे भी धागा जुड़ा हुआ था ना, ये धागा क्या होगा? सिकुड़ेगा, धागा छोटा होगा, ये धागा इसको नीचे खींचेगा, वो उसको ऊपर खींचेगा, प्रेशर बनेगा, प्रेशर से टूट जाएगा। क्योंकि धागे से तोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है? धागा सिकुड़ेगा और स्पिंडल फाइबर यहाँ सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा। तो देखिए एक चीज ध्यान रखना है, ये डायग्राम डायरेक्ट नहीं आता है। अगर पूछा जाए कि सेंट्रोमियर स्प्लिट कहाँ करता है, तो आप कहेंगे लेट मेटाफेज में करता है। जब मेटाफेज खत्म हो रही होती है या एनाफेज स्टार्ट होने वाली होती है, तब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है। क्योंकि सारी अवस्थाओं में अर्ली लेट सब क्या होगा? इसमें भी अर्ली एज है, अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज, ठीक है? तो ये डायग्राम कोई बता सकता है किसका है? लेट का डायग्राम मैंने बनाया। किसका बनाया? लेट का बनाया। अर्ली में क्या होगा? अर्ली नोट टूटेगा, तो नाले देंगे क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैंने एक वर्ड लिखा स्टार्ट। क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर मूव करना चालू, विदा हो रहा है, पिछड़ रहा है क्रोमोसोम। देखिए आधा वाला हिस्सा ऊपर नीचे भाग रहा है, स्टार्ट हो रहा है टू मूव एट अपोजिट पोल। अब क्यों मूव करेगा? क्योंकि स्पिंडल फाइबर इसको खींच रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक है? पूरा तक पहुंचेगा टेलोफेज या लेट एनाफेज में वो ऊपर तक पहुंच जाएगा। जब लेट हो जाएगी, एनाफेज खत्म हो जाएगी, फास्ट चलेगा, ये कहाँ पहुंचेगा? वहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने बताया क्लियर कट बाउंड्री ना होने की वजह से कभी कभी ये समझ में कम आता है कि ये चीज कहाँ हो रही है। ये इसका मेन चीज। और बताइए आप क्वेश्चन क्या आता? देखिए क्वेश्चन आएगा कि क्रोमोसोम का नंबर कहाँ डबल होता है? पूरा कोर्स का विभाजन चल रहा है, बताइए अगर 46 क्रोमोसोम हमारे अंदर है, 46, तो 46 मल्टीप्लाई 2 कहाँ होगा? या 4 क्रोमोसोम किसी सेल में शुरुआत में है, वो G1 में गया, S में गया, G2 में गया, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदला, प्रोग्रेस में गया, वहां पर भी नहीं बदलता है, यहाँ बदल जाता है। 4 से 8 क्रोमोसोम। अभी तो देखिए पिछला वाला डायग्राम देखिए, यही तो था। कितना क्रोमोसोम दिखाया गया पीछे? मेटाफेज में एक डायग्राम था ऊपर वाला, कितना क्रोमोसोम दिखाया था मैंने? बताओ ये कितना क्रोमोसोम है? अरे मेटाफेज का डायग्राम ऊपर वाला है, कितना क्रोमोसोम दिख रहा है? 4 दिख रहा है। आखिर को थोड़ा फाड़ के देखिए, 4 और 8 देगा। कितना दिखा? जैसे आंखों में जब लेंस लगाते थे दिखा, और दिखा, और साफ दिखा, देखिएगा और साफ दिखा। 24 कितना दिखा? 2 ही तो है। काउंट कैसे करते? अगर ये बताइए तो समझिए कितना क्रोमोसोम है? एक। क्रोमैटिड कितना है? एक। क्या बोलेंगे? C। ये कितना हो गया यहाँ पर? ये क्या क्रोमोसोम हो गए? 2 क्रोमोसोम हो गए। एक ही है। डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। ये क्रोमोसोम का दूसरा जोड़ीदार कॉपी बना है, इसका जोड़ीदार बगल में है, ये है। इससे काउंट करते हैं लाल वाले से। ये देखिए सेंट्रोमियर से काउंट होता है।
ये एक था, ये एक है, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसे हो जाए, ये इसको अगले स्टेज में ऐसा कर दिया जाए, ये देखिए, अब बताइए, अब ये एक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है, एक ही है, जितना सेंट्रोमियर था क्रोमोसोम, जहाँ पर सेंट्रोमियर एक चाहे जितना क्रोमैटिड हो जाए उससे मतलब नहीं है, एक क्रोमोसोम 2 था, यहाँ कितना हो गया 4, ठीक है। अमाउंट आधा हुआ सभी में, देखिए 4 क्रोमोसोम हो गया ना, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये अरे वो आधा हो गया, लेकिन है तो काउंटिंग नहीं जाएगी सेंट्रोमियर से। तो क्रोमोसोम का नंबर कहाँ डबल होता है, नोट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट डबल, और ये लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं इससे। डीएनए का अमाउंट कितना हो रहा है, जो आंखें बन गया, ये हट ही नहीं रहा, कहाँ से हटेगा, चश्मा बन गया, देखिए क्या, ये बताइए डीएनए का अमाउंट कितना रहेगा, बताइए अमाउंट 4, मान लीजिए अमाउंट उतना ही है, अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं आया, जितना डीएनए पहले था उतना बंटवारा ही हुआ है, देखो कि बंटवारा हुआ है तो उतना ही नहीं है, केवल तोड़ा गया है, इससे नहीं लोग अभी भी है कि नहीं है, केवल क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गई है, क्रोमोसोम डीएनए का अमाउंट उतना ही है, ठीक है, डीएनए का है। अगला और क्या होगा, और कोई घटना, यही ध्यान रखना आपको, ये मेन चीज यही होती है। एक चीज और, तो आपने टाइप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा है ना, 4 तरह के क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, हेटेरो और हीटेरोसेंट्रिक। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर ये बताइए क्रोमोसोम की कौन सी स्ट्रक्चर है, पीछे, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमियर बीच में है। अगर मैं इस डायग्राम में, ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये मेटासेंट्रिक है ना, क्योंकि बीच में सेंट्रोमियर दोनों आर्म बराबर है, इसलिए दिख रही है, ठीक। ये वाला डिजाइन कब बनेगा, जब क्रोमोसोम खिंचता है, जब क्रोमोसोम खिंचते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग शेप में दिखाई देते हैं, इस शेप में देखिएगा, ये वाला मेटासेंट्रिक, ठीक, और ये वाला क्रोमोसोम जो इसको आप क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक कैसा दिखेगा, एल शेप में, ये देखिए एल दिख रहा है ना, एल बन गया ना, बी एल सॉरी जे होता है, जे एल नहीं है, जे बी है, ये जे शेप है, ये क्या है, जे, ये जे, ये बी शेप में दिखेगा मेटासेंट्रिक, और अगर सिर्फ मेटासेंट्रिक होता है तो वो जे शेप में दिखता है, ठीक है। ये कौन सा वाला होता है, ये सब एल से, एल ही है, क्योंकि एल अजीना होता है, ये एल समझ लीजिए एल, ठीक है, ये एल शेप हो गया, ये बी शेप हो गया, जे शेप कौन सा दिखेगा, ये वाला, ये जिसमें एक आर्म बहुत छोटा, एक आर्म बहुत बड़ा, ये वाला बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। ये जब बनाते हैं आप, जे में ये लाइन छोटी बनाते हैं और ये लाइन बड़ी बनाते हैं, ये वाला क्रोमोसोम जो इसको बोलते हैं क्या चीज, एक्रोसेंट्रिक। ये मेटासेंट्रिक, सब मेटा, ये एक्रो, एक्रो में बहुत छोटा है बहुत बड़ा, जे शेप दिखेगा बहुत छोटा बहुत बड़ा, ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ये ठीक है। और जो लास्ट वाला कौन सा होता है, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक ऐसा होता है ना, तो टीलोसेंट्रिक इस तरीके से दिखेगा, आई शेप, आई का मतलब सीधा एक लाइन दिखेगा, ये देखिए ये टीलोसेंट्रिक। 4 तरीके के क्रोमोसोम हमने पढ़े थे, चारों क्रोमोसोम की शेप कहाँ दिखेगी, यहाँ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोमोसोम का नंबर कहाँ दे सकते हैं आप, क्रोमोसोम का नंबर कितना, क्रोमोसोम की शेप कहाँ दिखेगी, शेप तो यही दिखेगा, जब खींचेगा तभी तो अलग अलग डिजाइन बनेगा, वहाँ कोई शेप दिखाई दे रही है, जितने क्रोमोसोम है वहाँ से एक ही शेप में दिखते हैं। शेप देखना हो तो ये वाला एनापेज दिखेगा, जब क्रोमोसोम खींचता है। तो ये बताइए ये कौन सा है, ये एल शेप दिख रहा है, ये एल है ना, ये थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा एल, इसी में एक जे बनाना है, ये क्या बन गया, जे बन गया, जे वाला है, आई बना है, आई ये
क्रोमोसोम की शेप को देखने के लिए, नंबर गिनने के लिए उधर वाले स्टेज कुछ नहीं है ज़्यादा। मेन चीज़ है वो समझने ध्यान रखना है। पहले तो बहुत कुछ बता दिया मैंने, लेकिन मेन चीज़ जो है एनाटॉमी में बहुत ध्यान रखनी है। क्रोमोसोम अपोजिट पोल का कितना चालू हो गए और क्या हुआ, क्रोमोसोम की शेप यहाँ देख सकते हैं और क्या हुआ, नंबर ऑफ कटर हो गया, ठीक है। और लास्ट स्टेज कौन सी आती है, टेलोफेज। टेलोफेज, तो टेलोफेज में देखिए डायग्राम ऐसे बनता है, जहाँ पर प्रोफेज में जो कुछ हुआ था उसी का जस्ट उल्टा यहाँ होगा। प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डालती थी। अभी हमने बोला आपको क्रोमोसोम कहाँ पहुँच जाता है, एकदम किनारे अपोजिट पोल पर पहुँच चुका है। ये सेंट्रोमियर यहाँ है, ये सेंट्रोमियर यहाँ है। धागा खींचते खींचते इतना छोटा हो गया, धागा बहुत छोटा कि गायब हो गया धागा, और धागे का काम खत्म हो गया, क्योंकि क्रोमोसोम कहाँ आ गए हैं, यहाँ कहीं आ गए, ठीक है। यहाँ क्रोमोसोम आ गया। तो इसमें क्या होगा, जो कुछ प्रोफेज में हुआ था उसका अपोजिट होना है। क्या हुआ था, वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था, यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस हो जाएगा। सेल ऑर्गेनेल्स वहाँ डिसएपियर हुए थे, यहाँ वापस आ जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, बॉडी बॉडी सब कुछ वापस आ जाएगा यहाँ पर, जितना वहाँ गायब हुआ था न्यूक्लियस वापस आ जाएगा, ठीक है। और क्या चीज होगा, क्रोमैटिन जो कंडेंस होना चालू हो रहा था वो क्या होगा, उलझ जाएगा। सुलझा क्यों था, खींचने के लिए, किस काम खत्म हो गया ना, अब वो क्या होगा, क्रोमैटिन उलझ जाएगा। उलझने में ऐसे दिखा देंगे, ये बन जाएगा क्रोमैटिन उलझ गया लास्ट, क्योंकि टेलोफेज जब लास्ट हो रही होती है तो क्रोमैटिन ऐसा दिखेगा। टेलोफेज जब लास्ट हो रही होती है तो क्रोमैटिन ऐसा दिखेगा। टेलोफेज जब शुरुआत हो रही होती है तो क्रोमैटिन कैसा दिखता, अभी तो मैंने बनाया तो क्रोमोसोम के थोड़े रोक पे था, लेकिन वो उलझ गया था, ठीक है। फिर से वापस ऐसा यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि टेलोफेज का है ऑलमोस्ट अपोजिट है, प्रोफेज के लगभग अपोजिट, ऑलमोस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज। समझ में आ रहा है, एक चीज हमने लिखा ऑलमोस्ट लिखा है, चेक करना है कि नहीं, कि जो उसमें हुआ था उसका जस्ट अपोजिट यहाँ हुआ, ऑलमोस्ट है, कुछ अंतर है इसमें कि नहीं है। वहाँ पर आप देखेंगे कि क्रोमोसोम, इसमें जो डीएनए था वो डबल हुआ था ना, इसको ऐसे ऐसे था, ये प्रोफेज में था। प्रोफेज में एक क्रोमोसोम में कितना दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे, डुप्लीकेट हुआ, यहाँ वो आधा हो गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वास्तविक रूप से ऐसा डबल नहीं रहेगा, टूट गया। एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिन, कितना, 1, ये 2 है, ये 1 क्रोमैटिन है, 2 ऑर्गेनेल्स की क्रोमैटिन अलग है। और ये देखिए, अगर मैं कहूँ इसको तो आप बोलेंगे यहाँ पर एक क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिन है, इसको डबल कर दें तो ये 2 क्रोमैटिन हो गया, ठीक है। 1 क्रोमैटिन ये हो गया, 1 ये हो गया। तो स्टार्टिंग में प्रोफेज में 2 चलता है, डीएनए का एप्लीकेशन हुआ था, यहाँ क्या है, ये 1 हो जाता है, क्योंकि अपोजिट पोल्स पर चला गया। समझ में आया, ध्यान रखना। इसके बाद क्या आएगा, टेलोफेज के बाद क्या आता है, साइटोकाइनेसिस आता है। तो साइटोकाइनेसिस में ध्यान समझने की थोड़ा सा देखिए, अगली बार इसका क्वेश्चन कराया जाएगा। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल 2 पार्ट में टूट गई थी, केंद्र का विभाजन हो गया। जो डायग्राम बना हुआ था ये वाला, ये टेलोफेज का डायग्राम था, यहाँ पर न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी है, साइटोप्लाज्म की बारी है, तभी तो 2 सेल बनेगा। ध्यान रखना है, साइटोकाइनेसिस ऐसा नहीं होता है कि टेलोफेज खत्म हो रहा है तो साइटोकाइनेसिस चालू हो रहा है, ये तो और ज्यादा खतरनाक है। इसमें देखिए साइटोकाइनेसिस की शुरुआत कब होती है, तो सोच के बताइए। आप कहेंगे टेलोफेज जब लास्ट
हमने कहा बहुत ड्रामेटिक फेज है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों को मिला करके यंग फेज बोलते हैं ना। यंग फेज बहुत ड्रामेटिक है, बहुत ड्रामा होता है। ड्रामा ये हो रहा है, आपको समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा, ड्रामा चल रहा है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस टीलोफेज खत्म होने पर नहीं होती है, टीलोफेज जब लास्ट हो रही होती है, तो ऐसा नहीं कि साइटोकाइनेसिस चालू नहीं, एनाफेज की जब शुरुआत हो, एनाफेज से स्टार्ट हो जाता है, ये एनाफेज से ही स्टार्ट हो जाता है और टीलोफेज जैसे ही खत्म होता है तो साइटोकाइनेसिस खत्म। अब तक जितना आपने पढ़ा था उसमें क्या हुआ था कि अगर प्रोग्रेस खत्म हो रही है तो एनाफेज चालू हो गई, खत्म हो रहा नहीं उसके पहले से चालू। यहाँ क्या है, जो टीलोफेज है उसके पहले कौन सी फेज आई थी, एनाफेज। एनाफेज में स्टार्ट हुआ और टीलोफेज जैसे खत्म हुई थी ये खत्म हो गया, मतलब कैरियोकाइनेसिस के दौरान ही साइटोकाइनेसिस पूरी आ जाती है। कैरियोकाइनेसिस जैसे पूरा हुआ, जैसे वो इवेंट पूरा हो जाएगा, डायग्राम देख रहे हैं, जैसे ये पूरा हो जाएगा वैसे ही क्या है ये खत्म। अलग से नहीं आता, केवल समझाने के लिए आपको अलग से बताया जाता है। लिख लीजिएगा साइटोकाइनेसिस बिगिन होता है, बिगिन्स मतलब चालू होती है कहाँ पर, एनाफेज। एनाफेज में वो चालू हो जाएगा, ठीक है, एंड कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट एंड टीलोफेज। टीलोफेज जैसे ही पूरा हो जाएगा साइटोकाइनेसिस मतलब एनाफेज और टीलोफेज के साथ साथ में साइटोकाइनेसिस चलती रहती है, दोनों के साथ में चलती है। अब प्लांट में साइटोकाइनेसिस अलग तरीके से होती है और एनिमल में अलग। लिखेंगे साइटोकाइनेसिस अगर वो प्लांट में है तो प्लांट में होता है, कैसे होता है बताएंगे, सेल प्लेट बनती है बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट बनती है। और एनिमल सेल में कैसे होता है, एनिमल सेल बोलेंगे सेल इन्वेजिनेशन से, बाय सेल इन्वेजिनेशन। दोनों को थोड़ा सा 10 मिनट में समझ लीजिएगा, सेल इन्वेजिनेशन से कैसे होता है, ठीक है, हो गया, पढ़ा था इसको। लाइन समझ में आ रही है। पिछला वाला जो इवेंट जो क्रोमोसोम खींच रहे थे ना, उसी समय ये प्रक्रिया चालू हो जाती है और टीलोफेज बजा करके बता इन प्लांट में साइटोकाइनेसिस अलग तरीके से और इन एनिमल में अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए ये सेल, हमने कहा साइटोकाइनेसिस ऐसा नहीं होता है कि खत्म हो गया तब चालू, नहीं, एनाफेज से चालू है। तो ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पर भी डायग्राम बना देंगे, ये सेल डिवाइड, हालांकि सेल डिवाइड होने के पहले प्रक्रिया चालू हो जाती है, लेकिन मैं आपको डिवाइड होने के बाद दिखा रहा हूँ डायग्राम। ये प्रक्रिया कब स्टार्ट हो जाएगी, ये आने के पहले ही, ठीक है। तो प्लांट में क्या होगा, सेल प्लेट बनेगा। सेल प्लेट जानते हैं, ये कमरा है, इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, बीच में से बाउंड्री लगा देंगे, ऐसे ही सेल होल होता है, उसमें बीचों बीच में एक प्लेट बनना चालू होता है, प्लेट, और प्लेट हर तरफ फैलता हुआ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि डायग्राम में दिखाया गया है ऐसे दिखाएंगे, अभी आपको लगेगा इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, सेल तो पूरा स्फीयर है ना, पूरा है ना सेल, सेल पूरा पूरा है। उस गोले को 2 पार्ट में काटना है, तो कैसे काटेंगे आप, बीच में एक दीवार बनाएंगे। दीवार कैसे बनाते हैं, बीच से बनाना चालू करेंगे, बीच से, बीच में दीवार बनाना, उठाएंगे दीवार को और हर तरफ बनाते हुए ले जाएंगे, एवरी डायरेक्शन में बनाएंगे इसको, ये बीच में पार्टीशन हो जाएगा इसका। तो सेल प्लेट बीच से बनना चालू होती है और सेंटर से होती है और बाहर की डायरेक्शन में करीब करीब होती है। यहाँ लिख लीजिएगा, जो सेल प्लेट बनती है कहाँ, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से चालू होकर के तो करीब करीब पर चलती है। और कोई चीज जो सेंटर से करीब पर जाती है उसको
सेंट्रीफ्यूगल सेल प्लेट बनते हैं, फिर सेल प्लेट बनती है किस डायरेक्शन में? सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में, करीब की डायरेक्शन में बनती है। दूसरी चीज, ये सेल प्लेट बना कैसे? कोई बताएगा किस चीज से बना प्लेट है? जो धागे थे यहाँ से वो कहाँ गए? आपको लग रहा होगा धागे तो गायब हो गए, चले कहाँ गए? उत्तर गए, कहाँ गए? जो धागे यहाँ खींचे जा रहे थे उसमें से कुछ धागे जो बेचारे टूट जाते हैं, बीच में पड़े रहते हैं, यहाँ बीच की लाइन में धागा पड़ा रहेगा, टूटा हुआ धागा, क्रोमोसोम खींचा, जब क्रोमोसोम खींचा तो धागा कुछ बीच में टूट जाता है। समझिएगा, धागा बीच में टूट गया, जो बीच में धागे यहाँ पड़े हुए हैं टूटे हुए स्पिंडल फाइबर और गोल्गी एपिडेटस छुटा हुआ, गोल्गी बॉडी आ गया ना, वापस आ गया ना, गोल्गी एपिडेटस, ये सब मिलकर क्या बना देते हैं? सेल प्लेट। सेल प्लेट गोल्गी बॉडी से, जब आप गोल्गी बॉडी का फंक्शन पढ़ रहे थे पलट के देख लीजिएगा, उसमें लिखा सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है? देखेंगे सेल प्लेट कैसे बनती है? ब्रोकन बाय ब्रोकन स्पिंडल फाइबर्स, ब्रोकन स्पिंडल फाइबर एंड बनाता है, एंड इससे बनेगा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी और टूटे हुए स्पिंडल फाइबर दोनों मिलकर के सेल प्लेट बना देंगे। तो दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो ये बाहर के डायरेक्शन में बनेगा, और क्या होगा? इस कौन बनाएगा इसको? स्पिंडल फाइबर के टूटे हुए टुकड़े और जहाँ समझ लीजिए एनिमल सेल में कुछ नहीं है। सेल इन्वेजिनेशन जानते हैं क्या होता है? बैलून, आपके पास बैलून है, बैलून को दो पार्ट में डिवाइड करना, तो बीच में से हर तरफ से फोर्स बनाएंगे, हर तरफ से फोर्स बनाएंगे, और फोर्स बना बैलून तो फूट जाएगा, अगर हवा कम है तो डिवाइड हो जाएगा, तो फोर्स बनाते बनाते लाइए आधा ऊपर आधा नीचे। ऐसे सेल के साथ यहाँ से फलो बनता है, फलो का मतलब समझना है, फलो का मतलब इन्वेजिनेशन का मतलब आँच होता है, एक प्रेशर गड्ढा बनता है, और वो गड्ढा ऐसा नहीं होता कि दो डायरेक्शन में नहीं, इधर से चारों तरफ से, क्योंकि सेल है गोल, चारों तरफ से हर डायरेक्शन से गड्ढा बनता तो आता है, और लास्ट में जाकर के क्या हो जाता है? सेल कंपार्टमेंट हो जाता है, ठीक है? तो एनिमल में होता है सेल इन्वेजिनेशन, आगे लिखिएगा सर्कुलर पैटर्न, इसमें होता है सर्कुलर वेव में होता है, पूरा सर्किल के नुमा बनता है, सर्किल चारों तरफ से उसको बनाया जाता है। जैसे ये सेल प्लेट चारों तरफ भागती है, वैसे ही वो चारों तरफ से प्रेस किया जाता है। ये नेचर कैसी है? सेल यहाँ पर सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो डायरेक्शन क्या है? पेरिफेरी से सेंट्रीफ्यूगल होगा, सेंट्रीफ्यूगल, वहाँ धागा बना, गोल्गी बॉडी और टूटा हुआ स्पिंडल फाइबर मदद किया था सेल प्लेट बनाने में, यहाँ कौन मदद करेगा? सेल प्लेट कैसे बनी? यहाँ सेल प्लेट नहीं बनती है, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस से सेल दो पार्ट में टूट गया, तो ये अंदर की साइड में फोर्स कैसे बन रहा है? कैसे वो सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड में जा रहा है, सेल वॉल। अब देखिए सेल वॉल में होगा, ध्यान रखना, सेल वॉल होती है हार्ड। क्यों प्लांट सेल मेकिंग वाला तरीका क्यों नहीं होता है? सोचिए, क्योंकि वहाँ सेल वॉल होती है, सेल वॉल हार्ड होती है, वो अंदर की डायरेक्शन हो नहीं सकती। एनिमल में सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन तो जानते हैं फ्लेक्सिबल होती है, जहाँ चाहे वहाँ मुड़ जाएगी, तो सेल मेम्ब्रेन मुड़ रही है अंदर की चारों तरफ से, तो उसको कौन मोड़ा? कौन इसको माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, तीन तरीके के धागे बताए थे साइटोस्केलेटन में। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल का तो वो स्पिंडल फाइबर बना है, जो खींचने वाला काम कर रहे थे। माइक्रोफिलामेंट मैंने बताया था, अमीबा अपना पैर बना लेता है, ठीक है? सेल में सेल मेम्ब्रेन बाहर की साइड में चला गया, सेल मेम्ब्रेन अंदर चला गया, ये कैसे हुआ संभव? ये माइक्रोफिलामेंट से लिख लीजिएगा। जो इन्वेजिनेशन बना है कैसे बना है? बाय माइक्रोफिलामेंट,
माइक्रोफिलामेंट कहाँ पर हैं कोई बता सकता है? इस सेल मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन होती है तो उसका झिल्ली, उसी के नीचे क्या है? माइक्रोफिलामेंट, वो उसको मदद करते हैं अंदर मूव करते हैं। ये कंप्लीट हो गया है पूरा यह फेस, ठीक है। अभी हम फेस फेस के बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें दो होता है माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस समझाएंगे अगली बार क्या होता है, पढ़ के आइएगा। मियोसिस क्या होती है? माइटोसिस की चारों अवस्थाएं मैंने बता दी, तो फिर मियोसिस में वो 1 और 2 करके चलता है, मियोसिस 1, ठीक है। बहुत फास्ट में चलना है क्योंकि अभी आज किसका दिन था? आज सेल वाला ही चैप्टर पढ़ाना था, और इस चैप्टर को 4 दिन में दिखाया गया ना, वह कितने दिन का? 3 दिन का। बहुत बड़ा ही नहीं है, ठीक। पढ़ के आइए, क्वेश्चन करा देंगे सारा इसका, एक एक चीज समझ में आएगी।